नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीएस मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर। आज अपने देखेंगे आरआरसी ग्रुप डी आल शिफ्ट 17 और 18 के जितने भी शिफ्ट थे उसमें कौन से प्रश्न आए थे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कौन से हैं, उनका बेसिक जानेंगे कि वो कहाँ से प्रश्न उठाए गए थे। तो ये टॉपिक भी अपने प्रश्न भी चैप्टर वाइज करेंगे, ये नहीं कि एक कहीं से उठा लिया एक दूसरे टॉपिक से उठा लिया। जितने जैसे समय और कार्य में आज अपने कितने प्रश्न आए हैं, तो पहले समय कार्य के प्रश्न देख लेंगे। उसके बाद अपने क्या देखेंगे, जैसे परसेंटेज से कौन कौन से प्रश्न आए तो सारे के सारे परसेंटेज वाले प्रश्न देख लेंगे। इस तरीके से अपने आज की क्लास देखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके और आने वाली शिफ्टों में इसी तरह के प्रश्न आने की संभावना है। अपने इनसे रिलेटेड प्रश्न भी देखेंगे कौन कौन से नेक्स्ट शिफ्टों में आ सकते हैं आरआरसी ग्रुप डी की, है ना। तो फर्स्ट सवाल क्या है कि ए किसी काम को 16 दिन में, बी उस काम को 12 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। लेकिन एक लाइन इसने और ऐड कर दी, यदि वह एक एक दिन छोड़कर बारी बारी से काम करते हैं। तो अपने को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका बेसिक देखना पड़ेगा कि सवाल कैसे बनते हैं। देखो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मान लिया ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उस काम को 15 दिन में करता है। मैंने ये पूछ लिया कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे भी। अब 10 और 15 का जो एलसीएम है वो कितना आएगा, आप होगी सर 30 आ जाएगा। 10 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ये जो एलसीएम आता है ना, ये आपका टोटल वर्क होता है। क्या होता है, टोटल वर्क, कि कुल कार्य आपको 30 करना है। अब 30 में 15 का भाग लगाया तो 2 और 10 का भाग लगाया तो 3, यानी कि जो ए है वो एक दिन में 3 कार्य करता है और बी एक दिन में 2 कार्य करता है। एक दिन का काम आ जाएगा, एक दिन का। अब दोनों का एक दिन का काम कितना हो गया, मिलकर कर रहे हैं तो दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 ये करेगा 2 ये करेगा, तो एक दिन में काम कितने कर देंगे, 5 काम कर देंगे। जब एक दिन में वो 5 काम कर रहे हैं, या मैं ये बोलूँ कि 5 काम एक दिन में कर रहे हैं, तो वो 30 काम कितने दिन में करेंगे। तो आप क्या बताओगे, 1/5 गुना 30, यानी कि वो एक दिन में 5 काम करेंगे तो 30 काम कितने दिन में कर देंगे। मैं डायरेक्ट लिखूं तो 30/5 दिन में कर देंगे, यानी कि 6 दिन में वो काम कर देंगे। अगर इसका और भी बेसिक तरीका देखें तो मैं क्या कह सकता हूं कि ए का एक दिन का काम कितना है, आप होंगे 1/10। 10 दिन में पूरा काम करता है तो एक दिन में उसको 10वां हिस्सा करेगा। और बी का एक दिन का काम कितना है, पूरा काम 15 में करता तो एक दिन में 15वां हिस्सा कर देगा। अब ए प्लस बी दोनों का एक दिन का काम कितना है, तो आप कहोगे सर 1/10 प्लस 1/15 दोनों का एक दिन का काम। फिर वही बात, इनका एलसीएम लेना है, 10 3 30, 15 2 30, तो ये 5/30 आ जाएगा। और ये एक दिन का काम आ गया। अगर टोटल काम कितने दिन में करेंगे तो 30/5, यानी कि 6 दिन में करेंगे। एलसीएम भी यहीं से ले रहे हैं और 3 + 2 भी यहीं से आ रहा है। तो अपने क्या एक डायरेक्ट क्या बात बोल दी कि ए अगर 10 में करता है, बी 15 में करता है, दोनों मिलकर कितने में करेंगे। तो मैंने क्या किया, इन दोनों का एलसीएम ले लिया 30। ये जो 30 क्या हो गया, आपका टोटल वर्क हो गया। और जो इनका ये भाग किया तो ये क्या हो गया, इनका एक एक दिन का काम हो गया। ये एक दिन में 3 काम कर रहा है, एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर एक दिन कितना काम करेंगे, कितने दिन में करेंगे, 30/5, यानी कि 6 दिन में करेंगे ना। तो इस तरह से ये सवाल बनते हैं। कैसे भी सवाल आ जाए तो आप इसको हल कर सकते हो। अपने इस सवाल को एक बार देख लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड 1-2 सवाल और देख लेंगे कि आपको इसमें क्या दे रखा है कि ए किसी काम को करता है 16 दिन में, बी उस काम को 12 दिन में करता है। मैं ये कह रहा हूँ दोनों का एलसीएम कितना, आप बोलोगे 48 एलसीएम है। एलसीएम लेना सभी को आता है ना, तो एलसीएम कितना है, 48 है। 12 चौके 48, 16 3 48, यानी कि ए जो एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 4 काम करता है। ए प्लस बी बारी बारी से करेंगे तो 2 दिन में करेंगे ना, 2 दिन में 7 काम करते हैं। 2 दिन में कितने काम करते हैं, 7 काम करते हैं। अब 48 को मैं अगर 7 से डिवाइड करूं तो मेरे को क्या चाहिए, 48 से हम तो 7 6 42, 7 6 42, अगर 7 7 करेंगे तो 49 काम हो जाएगा। काम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, काम 48 ही रहना चाहिए। तो मैं क्या कह दूँ कि 6 तो इनके ये डबल दिन लग जाएंगे, 6 दिन लग जाएंगे ना।
तो 6 दिन में काम कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 6 दिन में नहीं, 6 बारी में मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि 2 दिन में काम साथ करते हैं, तो 6 दुए 12 दिन में कर देंगे, 2 6 दुए 12 दिन में कितना काम कर देंगे, 42 काम कर देंगे। अब ए और बी ने काम किया, बारी किसकी आ गई, वापस ए की बारी आ गई। अब ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, ए एक दिन में काम कर रहा है 3, तो प्लस एक दिन और किया तो ये काम कितना कर देगा, 3, टोटल काम कितना हो गया, 45। अब बचा कौन, बी, और काम कितना बच गया, 3 काम बच गया। बी एक दिन में 4 काम कर सकता है, तो बी 3 काम कितने दिन में करेगा, तो मैं क्या कह सकता हूँ, बी 3 काम कितने दिन में कर देगा, 3/4 दिन में कर देगा। तो काम पूरा हो जाएगा, 48 काम हो जाएगा, 3 काम कर देगा। बी 3 काम कितने दिन में करेगा, 3/4 दिन में करेगा। देखो 12 दिन तो दोनों के इकट्ठे लगे, एक दिन फिर 13 दिन हो गए, और 3/4 दिन ये हो गए, तो टोटल दिन कितने लगे, 13 से 3/4 दिन। तो इसी तरीके से आप समय और कार्य के सारे सवाल कर सकते हो। सवाल और कोई भी होता तो मैं बिल्कुल आसानी से कर लेता। देखो जैसे ये आ गया कि ए किसी काम को मान लो 10 दिन में करता है, बी उस काम को 15 दिन में करता है, और सी उस काम को 12 दिन में करता है। ये मैंने क्या 3 व्यक्ति ले ली, ए बी सी, और ये 10 दिन में काम करता है, ये 15 दिन में करता है, ये 12 दिन में करता है। पहले 4 दिन मान लो ए और बी मिलकर काम करते हैं, तो शेष काम सी अकेला कितने दिन में करेगा। मान लो इस तरह का कोई सवाल आ गया, पहले छोड़ने वाला भी सवाल आ सकता है कि वो काम खत्म होने से कितने दिन पहले छोड़ सकता है, वो भी इसी मेथड से हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं अपने कि ए बी सी कितने दिन, 10 15 12 दिन में करते हैं। इनका एलसीएम कितना ले लिया मैंने, 60 ले लिया। एलसीएम कितना आ गया अभी, 60 आ गया। 12 पंजा 60, 15 चौके 60 और 10 छक्के 60, यानी कि ए एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है, और सी एक दिन में 5 काम करता है। ये कह रहे हैं कि पहले 4 दिन ए और बी मिलकर काम करते हैं, तो ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 10 काम करते हैं। ए प्लस बी एक दिन में 10 काम करते हैं, तो 4 दिन में कितना कर देंगे, 40 काम कर दिया इन्होंने। अब बचा कौन, सी, बच सी गया, और काम कितना बच गया, 20 काम बच गया। सी एक दिन में 5 काम करता है, तो 20 काम कितने दिन में कर देगा, 4 दिन में कर देगा। तो इस तरह से सवाल बन सकता है। नेक्स्ट सवाल है कि 3 पाइप ए बी सी किसी टंकी को भरने में 10 12 15 घंटे का समय लेते हैं, तो ये तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। देखो कुछ लोग यहाँ पे मिनट बता रहे हैं, घंटे बता रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। अपने तो क्या चाहिए, इसका आंसर चाहिए। तो कुछ लोग बता रहे हैं कि मिनट आया था, कुछ लोग बता रहे हैं घंटे आया था, तो अपने घंटे लेके एक बार कर लेते हैं इसको। ये 3 पाइप हैं ए बी सी, 10 12 और 15 घंटे में भरते हैं। एलसीएम कितना आ गया इनका, 60 आ गया। ये 6 भरता है 1 घंटे में, ये कितना भाग भरता है, 12, और ये 4। अब तीनों को जोड़ देंगे, 6 और 5 11 और 4 15। अब 6 और 5 11 और 4 15, तो तीनों कितना भाग भरते हैं, 1 घंटे में 15 भाग भरते हैं, तो 60 भरना है अपने को। कितने टाइम में भर देंगे, 4 घंटे में। तीनों मिलकर कितने घंटे में भर देंगे, 4 घंटे में भर देंगे। तो इस तरह का अपने दूसरा सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि एक टंकी को 2 पाइप क्रमशः 21 घंटे 24 घंटे में भर सकते हैं। एक छिद्र होने के कारण 48 मिनट अधिक लगते हैं, तो रिसाव के कारण पूरी टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। या फिर कुछ लोगों का ये कहना है कि ये सवाल ऐसे नहीं था कि पूरी टंकी खाली हो जाएगी। ये सवाल इस तरह से था कि 48 मिनट अधिक लगते हैं, तो दोनों पाइप खोलने पर, एक साथ खोलने पर टंकी पूरी भरने में कितना समय लगेगा ना, टंकी पूरी भरने में कितना समय लगेगा। इस तरह से ये 2 सवाल आ रहे हैं कुछ के
या तो ऐसे पूछा गया होगा कि टंकी पूरी भरने में कितना समय लगेगा, या फिर ऐसे पूछा गया होगा कि वो रिसाव के कारण जो टंकी है वो सारी की सारी कितने टाइम में खाली हो जाएगी। तो अपना दोनों ही करके देख लेते हैं। क्या है, ए बी दो पाइप है, मान लो ये 21 घंटे में भरता है, ये 24 घंटे में भरता है। 21 24 कितना, इनका एलसीएम कितना आ गया देखो, 7 3 21 और 7 3 इसमें कॉमन ही है, 8 3 24, तो कितना आ जाएगा 7 3 21 21 7 100, 8 3 24 24 7 168 है ना, हाँ ठीक, तो 168 आ गया। ये 24 7 है 168 और 21 8 है 168। ये देखो टोटल अपने को कितना हिस्सा भरना है, अभी 168 हिस्सा भरना है। ये 1 घंटे में 7 हिस्सा भरता है, ये 1 घंटे में 8 हिस्सा भरता है, दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना हिस्सा भर देते हैं, 15 हिस्सा भरते हैं। अब 1 घंटे में 15 हिस्सा भरते हैं तो 168 हिस्सा कितने घंटे में भरा जाएगा, 168 बता 15 हिस्से में भरा जाएगा। प्लस ये क्या कह रहा है कि 48 मिनट अधिक लगते हैं, तो 48 मिनट इसमें क्या कर दिया मैंने, जोड़ दिया। अब इसको मैं एक बार मिनट में चेंज कर लूँगा, तो इंटू क्या कर दूंगा, 60 कर दूंगा, 15 चौके कितना हो गया, 60 हो गया, 60 हो गया, 8 चौका 32 2 3 24 और 3 27 4 2 6 672 प्लस 48, तो ये टोटल कितने हो गए 720 मिनट। देखो ये तो पाइपों द्वारा समय लगेगा, लेकिन छेद के कारण 48 मिनट अधिक लगते हैं। अगर इतना ही सवाल होता है कि दोनों पाइप खोलने पर टंकी पूरी भरने में कितना समय लगेगा, तो 720 मिनट लगेंगे, या आप कह सकते थे 12 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे, 12 घंटे लगेंगे इस रिसाव के कारण टंकी को भरने के लिए ना। इतना तो हो गया। अब अगर अपने और देखें इसमें, अगर ये सवाल होता कि रिसाव के कारण पूरी टंकी खाली करने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ तक तो आपका सही है कि हाँ 720 मिनट यानी कि 12 घंटे लग गए। अब ये 12 घंटे जब लगे तो ये क्या लगा, 168 भाग भरने में 12 घंटे लग गए, तो 168 भाग खाली करने में कितना समय लगेगा, देखो 168 भाग भरने में 12 घंटे लगे, तो 168 भाग खाली करने में 168/12 यानी कि कितने टाइम लग जाएगा, 14 घंटे लग जाएंगे ना। अगर ये सवाल होता तो आपका आंसर 14 घंटे होता, अगर ये सवाल होता तो आपका आंसर 12 घंटे होता है। इस तरह से आपने इस सवाल को देखा। नेक्स्ट सवाल है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से संबंधित अपने 2 सवाल आए थे आरआरसी ग्रुप डी में। तो इसमें फर्स्ट सवाल कौन सा है कि क्षेत्रफल ज्ञात करना है, त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं। शीर्ष का मतलब क्या होता है, त्रिभुज के सिरे होता है। इसको थोड़ा सा समझ लो एक बार कि जब इस तरह के शीर्ष दिए हुए आ जाएं तो उनका क्षेत्रफल अपने कैसे ज्ञात करेंगे। ये मान लो x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ये क्या दे रखे, त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं ना। तो 3 शीर्ष दिए होंगे, 2 सवाल हैं अलग अलग, ये दोनों ही आए थे, दोनों बार त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। देखिए शीर्ष ये देखो, पहले शीर्ष क्या है 5 है, तो 5 है लिख लिया मैंने। उसके बाद क्या है 2 4, उसके बाद क्या है 1 -3। अरे आपको वहाँ पे बनाना नहीं है कि त्रिभुज बनाने लग जाओ। ठीक है, 5 है 2 4 1 3 है, मैं इसको क्या मानूंगा x1 y1, इसको क्या मानूंगा x2 y2 और इसको क्या मानूंगा x3 y3। देखो त्रिभुज का एक सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा, याद रख लेना, क्योंकि ट्रिक बहुत सी है इसको हल करने की, लेकिन अपने जो बेसिक तरीका है बेसिक तरीके से इसको हल करेंगे ताकि आप वहाँ पे जाके कंफ्यूज नहीं हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। 1/2 x1 y2 - y3, 123 231 और 312 याद रखें, 123 231 और 312, 123 फिर 2 को आगे लेके आना, 2 को आगे लेके आना और 3 को आगे लेके आना, फिर 2 से स्टार्ट करना 2 3 1, फिर 3 से स्टार्ट करेंगे 3 1 2, 1 2 3 3 2 1, और फिर किससे स्टार्ट करना है, हाँ सॉरी 1 2 3 2 3 1, और फिर किससे स्टार्ट करना है 3 से स्टार्ट करना है, तो 3 1 2 है ना। इस तरीके से x1 y2 y3, x2 y3 y1 और x3 y1 और y2 ना, ये हो जाएगा। तो इस तरह से आप सूत्र याद रख सकते हो, डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। तो अपने क्या करना है 1/2 का 1/2 है। x1 की वैल्यू कितनी 5 है, तो 5 लिखते हैं, y2 - y3 यानी कि
चार माइनस माइनस के 3 किया तो ये प्लस के कितने हो गए 7 हो गए, प्लस y2 माइनस y3 x2 की वैल्यू कितनी है 2 है, और y3 माइनस y1 कितना तो -3, और माइनस के 6 कितने हो गए माइनस के 9 हो गए, प्लस x3 है, x3 की वैल्यू 1 है, और y1 माइनस y2 6 में 4 के तो 2 हो गए। इसको हल कर देंगे क्या आया 1/2 तो आ गया, 7 में 35, तो मैं क्या लिखूँ इंटू 35 प्लस और माइनस के क्या हो जाएंगे 18, प्लस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 35 और 18 जोड़ दिए तो कितने हुए, सॉरी 35 और 2 37, 37 में से 18 जाएंगे तो कितने बचते 37 में से 18 जाएंगे तो कितने बचते 29 बचते हैं ना, सॉरी 19 बच जाएंगे। तो इसका क्षेत्रफल क्या आएगा 19/2 वर्ग इकाई है ना, इस तरह से इसका क्या आ जाएगा क्षेत्रफल आ जाएगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस x3 y1 माइनस y2 ना। तो अपने नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाँ, तो सेकंड नंबर क्या है 0 2, इसको अपने कर लेंगे, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट x1 y1 x2 y2 और x3 y3 है। पहले क्या कर लेंगे 1/2 लिख लिया, x1 की वैल्यू 0, और उसके बाद क्या है y2 माइनस y3 यानी कि 3 माइनस का, प्लस x2 की वैल्यू 2 है, और क्या हो जाएगा y3 माइनस y2 यानी कि 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 को करेंगे तो क्या 2 ही हो जाएगा। उसके बाद क्या है x3 लिख दो 3 है, और 2 माइनस 3 तो माइनस का 1 हो जाएगा, ये तो सारा 0 हो ही गया। 1/2 2 2 कितना हुआ 4, और 4 माइनस 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 2 4 हो गया, तो 4 और माइनस का 3 कितना हुआ 1 हुआ, तो 1/2 गुना 1 कर देंगे तो क्षेत्रफल कितना 1/2 ही आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये सूत्र याद रखना, x1 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y2 माइनस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, इस तरह से आप कर सकते हो इसको हल। तो नेक्स्ट क्या है अलजेब्रा के सवाल अपने देख रहे हैं। अलजेब्रा के 3 सवाल अपने पास आए हुए हैं, ऐसे और भी अपने सवाल देख लेंगे कौन कौन से होते हैं। देखो पहला सवाल क्या 3x माइनस 2y बराबर 10 है, तो 3xy बराबर 11 है। अब अपने 27x³ माइनस 8y³ ज्ञात करना है। देखो अपने को देखना क्या, अपने को यहीं से पता लग जाए 27x³ है 8y³ है, तो क्या 3 का क्यूब 27 नहीं होता और 2 का क्यूब 8 नहीं होता, होता है ना। तो अपने क्या कर सकते हैं इसमें, अपने दिमाग में ये आया कि 3x माइनस 2y की होल क्यूब का सूत्र लगा दें। तो सूत्र क्या होगा अभी a³ यानी कि 3 3 9 27x³ माइनस b³ यानी कि 2 2 4 4 2 8y³ 27 a³ माइनस b³ माइनस 3ab। 3ab करना है तो 3 3 9 9 2 18, तो क्या आएगा अभी 18xy, कितना आ गया 18xy 3ab। उसके बाद a माइनस b यानी कि 3x माइनस 2y 3x माइनस 2y, ये अपने फॉर्मूला लगा दिया ना, क्या क्या फॉर्मूला लगा दिया। अब अपने क्या करेंगे देखो 27x³ माइनस 8y³ माइनस ये क्या था 3ab, इसने 3xy दे रखा है, कितना दे रखा है 3xy दे रखा है ना, तो यहाँ पे कितना है 18xy, 3xy की वैल्यू कितनी 11, तो बचा कितना 6 × 11, क्योंकि इसमें से अपने इसको क्या करेंगे 6 × 3xy लिख सकते हैं। 3xy की वैल्यू कितनी दे रखी है 11 दे रखी है, तो 6 × 11 आ जाएगा, और 3x माइनस 2y की वैल्यू कितनी 10 दे रखी है, तो मैं इसको क्या लिख दूँ इंटू 10 लिख दूँ। अब मेरे को क्या ज्ञात करना है, अब मेरे को ज्ञात करना है कि 27x³ माइनस 8y³ की वैल्यू ज्ञात करनी है, और इसमें अपने को कुछ और दे रखा होगा, हाँ बराबर 10 है, तो ये वाला क्यूब कितना है 10 है, तो 10 का क्यूब अपने क्या करेंगे 10 का क्यूब इधर भी तो करेंगे, 10 का क्यूब कितना होता है 1000 होता है, तो मैंने क्या लिखा 27x³ माइनस 8y³, ये सारा का सारा इधर आके प्लस का हो जाएगा, इसको गुणा कर दो 11 से 66 66 को 10 से गुणा किया 660, ये माइनस का इधर आके 660 किसका हो गया प्लस का हो गया। तो 27x³ माइनस 8y³ की वैल्यू कितनी आई 1000 और 660, तो कितनी आ गई 27x³ माइनस
8y³ बराबर 1660। ये किसकी वैल्यू आ गई जो अपने ज्ञात करनी थी। देखो एक बार और देख लो इसको। इसने क्या बोला कि 3x - 2y बराबर 10 है और 3xy बराबर 11 है, तो 27x³ - 8y³। यहाँ पे मैंने होल क्यूब का सूत्र लगा दिया, 10 की होल क्यूब कर दिया, तो a³ का मतलब 27x³ माइनस b³ तो 8y³ माइनस 3ab होता है, 3ab होता है 3ab। तो मैंने क्या लिखा, 3 को a से गुणा किया, 3 3 9 और 9 2 18ab(xy), यानी कि 3ab कितना आ गया, 18xy आ गया। और ब्रैकेट में क्या बच गया, 3x - 2y। तो अब मैंने क्या किया, 18 को 2 भागों में तोड़ लिया, 6 और 6 थी 18। यहाँ पे 6 × 3xy लिखा, 3xy की वैल्यू 11 है तो 11 लिख दी। और उसके बाद अपने पास ये वैल्यू किसकी, 3x - 2y की वैल्यू यहाँ पे दे ही रखी, 3x - 2y कितना 10 है तो 10 लिख दिया। अब अपने क्या किया, इन सारों का गुणा कर दिया, 11 से 66 66 कितना हो गया, 660 हो गया। अब 660 हो गया तो इधर कितना बचा, 27x³ - 8y³, इसको इधर लेके तो प्लस का हो गया। अब 1000 में 660 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 1660 हो गया। हाँ, तो नेक्स्ट सवाल है a² + 1/a² बराबर 18 है ना। तो देखो अपने जब स्क्वायर से क्या ज्ञात करना है, a + 1/a ज्ञात करना है, तो मैं क्या करूँगा, अंडर रूट 18 + 2 कर दूंगा। तो a + 1/a कितना है, √20 आ गया। अब जब a + 1/a √20 आ गया तो a³ + 1/a³ बराबर क्या होता है, देखो यदि a + 1/a बराबर x होता है तो मैं a³ + 1/a³ कैसे निकालूंगा, मैं ये कह सकता हूँ कि x³ - 3x, ये तो कहूँगा x³ - 3x। तो मैं भी क्या कर सकता हूँ, a³ + 1/x का क्यूब यानी कि √20 का क्यूब माइनस 3√20। तो √20 का क्यूब कितना आएगा, 20√20 आ जाएगा, माइनस 3√20। तो 20√20 में से 3√20 जाएंगे तो क्या बच जाएगा, 17√20 बच जाएगा। देखो थोड़ा सा ध्यान से समझें इन चीज़ों को कि a² + 1/a² दिया था, मेरे को क्या निकालना था, a + 1/a निकालना था। अगर मेरे को a + 1/a दिया हो, a + 1/a दिया हो और मेरे को ये पूछ ले कि a² + 1/a क्या होगा, तो ये कहाँ से आई मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। बाकी अपने क्या करेंगे, इसका जो पूरा टॉपिक करेंगे अलजेब्रा का, उसमें समझा दूंगा क्या होता है। अभी इसमें मैंने क्या किया, फॉर्मूला पुट किया, a + 1/a का होल स्क्वायर। तो मैं क्या लिखूँ, a² + 1/a² यानी कि a² + b² प्लस 2ab, तो 2a × 1/a, यही हो गया। बराबर में क्या दे रखा है, x दे रखा है। तो देखो इसके बराबर अगर x है, मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है, इसके बराबर क्या है, x है। तो इसका मैंने क्या किया, होल स्क्वायर किया। होल स्क्वायर करने से a² + 1/a² बराबर प्लस 2a आया, 2a × 1/a बराबर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, a से a कट गया, तो a² + 1/a² बराबर प्लस कितना आया, 2 बराबर x। तो a² + 1/a² कितना आया, x - 2 आया। जब अपने a + 1/a से a² + 1/a में जाते हैं तो वैल्यू क्या आती है, x - 2 आती है। लेकिन जब अपने स्क्वायर से वापस जाएंगे तो वैल्यू क्या आएगी, अंडर क्या आएगी, √x + 2 आ जाएगी। ये बात ध्यान रखना, जब हम स्क्वायर से वापस जाएंगे तो वैल्यू क्या आएगी, x + √x + 2 आएगी। इन चीज़ों को मैं आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा, अपने एक क्लास देखेंगे अलजेब्रा की, उसमें बता दूंगा कि क्या कुछ है। अभी देखो इसका उत्तर कितना आ गया, 17√20 आ गया ना। तो इस तरह से अपने इन सवालों को हल करना है। अभी थर्ड नंबर क्या आया था, इसको तो सरल ही करना है, कुछ नहीं करना। 6 का x³ से गुणा किया तो 6x³ आ गया अभी, प्लस 6 को 2x² से गुणा किया तो 12x² + 6 = 18x आ गया, माइनस x³, ये माइनस का 2 से किया तो -2x माइनस और माइनस प्लस के क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अभी 6x³ में से 1x³ घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5x³ आ गया, प्लस 12x² में से 12x² में से अपने क्या करेंगे, और कोई x² का पता ही नहीं है तो 12x² का 12x² में लिख दूँ, प्लस 12x² और 18x में से 2x घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 16x और प्लस के कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो ये क्या है, समीकरण निकालना है, यानी या मैं इसमें कॉमन और ले सकता हूँ,
इन तीनों में जैसे मैंने x कॉमन ले लिया तो 5x स्क्वायर प्लस वो ऑप्शन पे डिपेंड है कि आपको ऑप्शन क्या दे रखा है 12x प्लस 16 और प्लस क्या बच गया 3 बच गया ना। तो इस तरह से भी अपने इसको हल कर सकते हैं। तो ये क्या आपका थर्ड सवाल हो गया। तीनों अलजेब्रा के सवाल इस तरीके से आए थे, बिल्कुल सिंपल सवाल थे, कुछ नहीं। आप सिर्फ एक बात याद कर देना, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल क्यूब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इनके फॉर्मूले सारों के याद कर देना भी, a माइनस बी के होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इन सारों के क्या करना, आप फॉर्मूला देख लेना, सर्च कर लेना कहीं से भी, इनके फॉर्मूला आपको याद करके जाने पड़ेंगे ताकि आपको किसी सवाल में कोई दिक्कत नहीं आई। अलजेब्रा के सवाल थे। नेक्स्ट अपने देखेंगे सिंप्लीफिकेशन से कौन कौन से सवाल आए थे। देखो फर्स्ट सवाल था 0.474747 को क्या लिख सकते हैं अपने। तो देखो इसमें सिंपल सा था, आप इसको 47/99 लिख सकते हैं। जैसे इसका मतलब क्या होता है, जैसे 0.6666 आपको इस तरह से दे रखा है, तो इसको मैं क्या लिखूँगा 6/9 लिख सकता हूँ। 6 क्या लिख सकता हूँ, 9 लिख सकता हूँ। 6 की पुनरावृत्ति हो रही है, जब एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो बटा में एक बार 9 लिखना है। अब जब दो अंकों की लगातार पुनरावृत्ति हो रही है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, बटा में 99 लिख सकता हूँ। तो क्या होगा 47/99 इसका आंसर हो जाएगा। ये बात समझ के जाना, बिल्कुल सिंपल सवाल आए थे। इसका क्या करना था, HCF निकालना था। HCF कितना हो जाएगा 108, 144 और ऐसी बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या जो इन सारों को काट दे तो 36 तो बेहतर होता है ना। 36 चौके 144 और 36 3 108 है ना। तो 36 क्या हो जाएगा इनका HCF हो जाएगा। तो ऐसी बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या जो इन तीनों को काट सके, यानी कि जिसके टेबल में ये तीनों ही आ जाएंगे, वो क्या होगा इनका HCF होगा। तो इस तरह से जब सिंप्लीफिकेशन के सवाल बिल्कुल नॉर्मल आए थे, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। HCF निकाल लोगे, इसका 36 HCF आ जाएगा। उसके बाद 4 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, तो मैं इसको 4 चौके 16, 16 चौके 64 लिख सकता हूँ। इंटू 3 3 9 9 27 लिख दूंगा। बटा में 64 का क्या होता है, अंडरूट क्या होता है 8 होता है, और 81 का अंडरूट क्या होता है 9 होता है। तो 9 3 27, 8 8 64, 8 3 24 इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सवाल था, कुछ ही नहीं था इसमें। अब देखो 5 की पावर 8, 5 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 3, तो 8 से 14 15 16 17, तो बराबर में क्या आ जाएगा 5 की पावर 17 आ जाएगा। जब भी इंटू में होती है तो पावरें क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है इनकी, ये आपने पढ़ा होगा। तो इसका आंसर क्या आया 5 की पावर 17 आ गया ना। इस तरह से अपने सिंप्लीफिकेशन के सवाल आए थे, वो आपको बता दिए। कोई भी सवाल आ सकता है इसमें 5 की पावर 8 से 3, इसमें और भी कोई सवाल बना के दे सकता है आपको, इससे रिलेटेड भी दे सकता है। HCF LCM पढ़ के जाना, HCF का आ गया, LCM का सवाल आ सकता है। तो इस तरह से आप इनको हल करोगे। सिंप्लीफिकेशन को बिल्कुल आसान सा आया था। तो इसके बाद अनुपात समानुपात से 2 सवाल अपने पास आए हुए हैं, कि 2 सवाल ये आए थे। तो फर्स्ट सवाल क्या था, 40:35 समानुपात 35 अनुपात क्या आना चाहिए। तो देखो ये क्या था 35 अनुपात ये क्या आना चाहिए। तो आपको पता है अंदर वाली संख्या इनका गुना बराबर बाहर वाली संख्या गुना क्या होता है। तो 40x बराबर क्या होना चाहिए 35 गुना 35 होना चाहिए। तो x बराबर क्या होना चाहिए 35 गुना 35 बटा 40, 7 पंजे 35, 8 पंजे 40। इनको हल कर देना तो क्या आ जाएगा, इस x की वैल्यू आ जाएगी, जितना भी था यहाँ पे मान वो आ जाएगा ना। तो इस तरह से अपने पहला सवाल देखेंगे। इनका क्या करेंगे, अपने अनुपात निकालना है। अनुपात दे रखा था, अपने एक संख्या निकालनी थी। दूसरा सवाल क्या है, किसी परिवार में पिता पुत्री की आयु कुल आयु 80 वर्ष है। तो अब 80 वर्ष है, 8 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 7:1 था ना। तो देखो वर्तमान में फादर प्लस जो डॉटर, उनकी आयु कितनी है 80 वर्ष है। 8 साल पहले देखो, 8 साल पहले दोनों की 8 8 माइनस हो जाएगी। तो 8 साल पहले इनका टोटल कितना था, तो 8 साल पहले इनका टोटल 64 हो गया। इनका अनुपात क्या था 7:1, जिसमें फादर अनुपात डॉटर क्या था 7:1 था। ये जो 8 अनुपात इसकी वैल्यू 64 है, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। तो यानी कि पिता की आयु 56 वर्ष थी और पुत्री की आयु कितनी थी 8 वर्ष थी। लेकिन अब से 8 वर्ष बाद, पहले अपने 8 वर्ष पीछे तो चलेगी, 8 वर्ष आगे आएंगे तो अब आ जाएगा। और अब से भी 8 वर्ष बाद, तो यानी कि 8 इसमें और जोड़ देंगे, 8 8 16, 8 3 24। तो 8 वर्ष बाद पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी 24 वर्ष हो जाएगी। इस तरह से अपने इस सवाल को हल करना था। बिल्कुल नॉर्मल सा सवाल था। अनुपात समानुपात से संबंधित कोई भी सवाल आ सकता है। तो अपने YouTube चैनल पर एक अनुपात समानुपात का टॉपिक दे रखा है, अभी चल भी रहा है, तो वो आप थोड़ा सा और देख लीजिएगा जाने से पहले कि अनुपात समानुपात के और कौन कौन से सवाल आ सकते हैं ना। अभी वो टॉपिक चल रहा है, रेगुलर चल रहा है अनुपात समानुपात का।
उसको एक बार देख लेना। तो नेक्स्ट सवाल क्या है, किसी दुकानदार ने 15 कंप्यूटर 20% लाभ पर, 25 कंप्यूटर 12% लाभ पर बेचे। यदि वे सारों को 18% लाभ पर बेचा 3000 रुपये अधिक मिलते। तो ये कह रहा है सारे कंप्यूटर कितने थे, वे सारे कंप्यूटर 15, 25, 40 थे। ये कह रहा है सारों को 18% लाभ पर बेचता, यानी कि 118/100 में बेचता। तो इन दोनों का अंतर 15 इसने 120% लाभ पर बेचे, यानी कि 20% लाभ पर 120 में बेचे, प्लस 25 इसने 12% लाभ पर बेचे 112/100। ये कह रहा है इनका और इसका अंतर कितना था, 3000 था। सिंप्लीफाई करना है, कुछ भी नहीं करना। देखो 2 2 4 5 2 10, 118 236 आ गया, बट्टा में 5 आ गया, -5 की फॉर्म में निकाल लो। पाँच 15 और 20 5 100, 5 चौका 20, 30 दिए 90/5, प्लस इनको निकालेंगे तो 5 5 25, 20 5 100 और 4 2 8, 3 8 चौका 32 और 5 चौका 28 चौका 112 और 5 चौका 128, 5 8 45 0 4 5 10 140/5 बराबर कितना, 3000। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 110 और 90 कितना हो जाएगा, तो माइनस में 110 और 90 200, सॉरी 140 और 90, 140 है ना, 140 और 90 230, ये 236 है, 230/5 बराबर कितना है, 3000। अपने को एक की वैल्यू तो निकालनी है, ये 5 इधर जाके क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, 236 में से 230 जाएंगे तो 6 की वैल्यू कितनी है, 3000 × 5 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3000 में 6 का भाग लगाएंगे 500 और 500 को 5 से गुना करेंगे तो 2500। तो प्रत्येक कंप्यूटर उसने कितने में खरीदा था, अभी 2500 रुपये में खरीदा था। अपने एक का मूल्य 1 मानना, तभी तो 40 का 40 और 15 का 15, 25 का 15 25, तो इसका मतलब एक की वैल्यू 2500 है, इसमें 2500 है, तो इसका मतलब प्रत्येक कंप्यूटर उसने कितने में खरीदा था, 2500 रुपये में खरीदा था ना। अगर ये 30,000 शायद 30,000 होगा तो इसमें कितना आ जाएगा, 25,000 आ जाएगा ना, वो कोई बड़ी बात नहीं, आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल है कि 12 से 1/2% दर से 2250 राशि 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया। तो ब्याज क्या होगा, ब्याज ही निकालना है। ब्याज का सूत्र क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, तो 2250 गुणा दर कितनी है, 12.5 लिख सकता हूँ, समय कितना है 2 वर्ष, बटा में 100, कुछ नहीं, सिंप्लीफाई करना है इसको भी, ये 5 2 10 आ जाएगा, 25 5 125, 2.5 को अपने 225 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, उपयुक्त ब्याज आ जाएगा। ठीक है, इतना काम आप कर लेना खुद से, कुछ नहीं करना, सिंपल सूत्र ही लगाना था, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो ये ब्याज से रिलेटेड ऐसा ही कह रहा है, तीसरे प्रश्न 32% की छूट और 20% की 2 लगातार छूटों का अंतर क्या है। देखो अंतर 24 है, तो इनका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो 32% की छूट तो 32% ही होती है, अगर 20% की छूटें लूँ तो क्या बनेगा, 20 + 20 - 20 × 20/100, यानी कि 40, और 40 में से 4 जाएंगे तो 36 बचेगा, -36। ये कह रहे हैं कि 20% की 2 छूटें किसके बराबर, 36% के, और ये 32 और 36 का अंतर कितना दे रखा है, 24 दे रखा है, और 4 का अंतर मतलब 4% का अंतर कितना है, 24 है, तो 1% कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 100% की कोई चीज़ थी तो क्या आ गया, 600 आ गया, तो उसका अंकित मूल्य क्या था, 600 था। इसलिए तो क्या 32% और 20% के 2 छूटों का अंतर कितना है अपने पास, 24 आया। अब 32 और 36 का अंतर कितना आ गया, 4% की वैल्यू 24 है, 1 की वैल्यू 6 और 100 की वैल्यू कितनी, 600 हो जाएगी ना। बिल्कुल सिंपल सवाल था, कुछ भी नहीं था इसमें। तो नेक्स्ट अपने देखते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगर 15 वस्तु 15 रुपये में खरीद कर उन्हें 1.23 में प्रत्येक की दर से बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो 15 वस्तु उसने 15 रुपये की खरीदी, क्रय मूल्य कितना हो गया, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपये मान लिया आपने, इसलिए तो 15 वस्तु 15 रुपये में खरीदी, एक का क्रय मूल्य 1 रुपये, और एक को बेचा कितने में, 1.23 रुपये में, 1.23 में। तो सीधा सीधा क्या हो गया,
0.23 रुपये का लाभ हो गया, किस में, 1 रुपये में, इनटू क्या कर देंगे 100% निकालने के लिए लाभ प्रतिशत याद करना है तो प्रतिशत निकालने के इंटू 100 कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ जी, उसका लाभ प्रतिशत कितना, 23% लाभ है। बिल्कुल सिंपल सा सवाल था कि 15 वस्तुएं 15 रुपये में खरीदी, यानी कि एक वस्तु 1 रुपये में खरीदी और 1.23 में 1.23 में बेच रहे, तो मतलब 0.23 का लाभ हो रहा है किस में, 1 रुपये में, इंटू 100% निकालने के लिए कर दिया तो कितने का लाभ हुआ, उसको भी 23% का लाभ हो गया। नेक्स्ट सवाल है x का 24%, तो x का 24% 24/100, इसका 10% 10/100 बराबर कितना है 240 है। ये 10 हो गया और ये 10 और 100 इधर जाएंगे तो x बराबर 240, 1 और 2 3 बार इसमें 0 लगा दी, बटा में क्या आ जाएगा, ये 24 आ जाएगा। तो 24 से कम 24, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है 10,000 है। ये भी बिल्कुल सिंपल सा सवाल था कि x के 24% का मतलब गुना, तो x का 24% गुना 24/100 इंटू 10/100 बराबर कितना है 240 है। तो इस तरह के सवाल अपने कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री से देखते हैं कौन कौन से सवाल आए थे। फर्स्ट सवाल क्या है, 1 + sin θ बटा 1 - sin θ बराबर में क्या है। तो अपने क्या करेंगे, देखो 1 + sin θ बटा 1 - sin θ। देखो इसका क्या कर देंगे, अपने परमेयकरण कर देंगे। परमेयकरण कैसे होगा, 1 - sin θ है तो 1 + sin θ का अपने क्या करेंगे, नीचे भी गुणा कर देंगे और ऊपर भी गुणा कर देंगे, 1 + sin θ ना। तो a - b a + b क्या होता है, आप सभी को पता है, a² - b² होता है। यहाँ पे 1 + sin θ का 1 + sin θ का होल स्क्वायर हो गया, बटा में 1 - sin θ 1 + sin θ। तो इसका मतलब क्या है, a - b का होल स्क्वायर, a² - b², यानी कि 1 का स्क्वायर 1 माइनस sin² θ। तो इसका स्क्वायर हो गया तो n रूट से बाहर आ जाएगा, 1 क्या बन जाएगा, 1 + sin θ बटा में 1 - sin² θ क्या होता है, cos² θ होता है। cos² θ बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, cos θ हो जाएगा। एक बार 1 के बटा में cos θ करेंगे तो क्या आएगा, sec θ, और एक बार साइन के बटा में cos θ करेंगे तो tan θ आएगा। ये सवाल cos से रिलेटेड भी आ सकता है, जैसे आपको ये दे दिया जाए 1 + cos θ बटा 1 - cos θ बराबर क्या होगा। तो आप क्या करोगे, इसका प्रमेयकरण कर दो। इसका प्रमेयकरण करने से क्या आ जाएगा, ऊपर 1 + cos θ का स्क्वायर आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, sin² θ आ जाएगा। तो 1 + cos θ बटा में क्या आ जाएगा, sin θ। 1 + sin θ क्या होता है, cosec θ, प्लस cos θ बटा sin θ क्या होता है, cot θ। तो इस तरह से कर लेंगे ना। ऊपर प्लस माइनस भी चेंज हो सकता है, तो अगर ऊपर जो ऊपर होगा वही यहाँ पे आएगा, उत्तर में आएगा। ऊपर प्लस है तो आंसर में प्लस आएगा, ऊपर माइनस है तो आंसर में माइनस आएगा। इस तरह से अपने इन सवालों को देख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है कि tan 9a बराबर cot 5a - 50 है। तो a की वैल्यू ज्ञात करनी थी अपने को। ये भी बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। इसका मतलब क्या था कि जब tan और cot इक्वल हैं, tan और cot इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या आना चाहिए, 9a + a करेंगे तो बराबर में क्या आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 9a + 5a - 50 बराबर 90 डिग्री। 9 और 5 कितने हो गए, 14a, और ये 50 इधर जाएगा तो 140 डिग्री हो जाएगी। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 140 बटा में 14 आ जाएगी, यानी कि 10 डिग्री आ जाएगी। ये कंडीशन तभी बन सकती है जब 9a और 5a - 50 डिग्री इसकी वैल्यू क्या है, बराबर है ना, क्या है, बराबर है। तो इसमें 9a और 5a - 50 डिग्री बराबर कितना होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या है, अपने इस सवाल को ऐसे बनाएंगे। 6 सेमी त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 0.3 सेमी त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। ये अपने आयतन और क्षेत्रफल से संबंधित सवाल देख रहे हैं। अब 6 सेमी त्रिज्या वाला गोला, जब देखो ऐसा कोई भी सवाल आएगा, किसी चीज़ को पिघलाना है, उसकी कोई नई चीज़ बनानी है, नया आकार देना है उसको, तो उनका क्या निकालेंगे, अपने आयतन निकालेंगे सबसे पहले। तो अब गोला है, वो बनाने भी क्या है, गोले ही बनाने। तो अपने क्या करेंगे, बड़े गोले का आयतन बटा में छोटे गोले का आयतन ना,
छोटे का आयतन। देखो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। पाई आर 2 है तो R1 लिख देंगे 4/3 पाई आर 2 का क्यूब। 4/3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। तो इसका कहने का मतलब क्या होगा कि वो जो अपना आयतन बदलेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, R1 और R2 पे डिपेंड करेगा। तो मैं सूत्र ना लगा के डायरेक्ट भी अब यही कर सकता था, R1 की क्यूब बटा R2 की क्यूब, है ना। तो अभी क्या आया, R1 कितना है 6 सेमी है, तो 6 गुना 6 इसकी क्यूब 0.3 गुना 0.3 गुना 0.3 ये लिख देंगे। पॉइंट हटाएंगे सारों के तो सारों के 0 लग जाएगी। 3 2 6 3 2 6 3 2 6 2 2 4 4 2 8 और ये कितना है 1 2 और 3 0 है तो 8,000। तो कितने गोले बनाए जा सकते हैं, 8,000 गोले बनाए जा सकते हैं अगर 6 सेमी त्रिज्या वाले गोले को पिघलाएंगे तो। इतना सिंपल सा सवाल था। सिर्फ आपको ये सूत्र पढ़ के जाना भी, एक तो सूत्र पढ़ लेना, घन घनाभ बेलन शंकु गोला इनके आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल, ताकि वहाँ जाके आपको सूत्र में कोई दिक्कत नहीं आए। अभी तो गोले से गोला बनाना दिया है, हो सकता है गोले से अपने घन बनाना दे देता, तो इतने सेमी भुजा के घन बनाने हैं तो अपनी दिक्कत हो जाती है। अपने को सूत्र सारे ही याद होने चाहिए। उसके बाद क्या 38 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के चारों ओर एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा से चक्कर लगाता है तो कितना समय लगेगा। देखो 38 मीटर भुजा का वर्ग है, जब भी चक्कर लगाएगा तो क्या निकालना पड़ेगा अपने को, परिमाप निकालना पड़ेगा। चक्कर लगाने के लिए परिमाप निकालना पड़ेगा। और जब इस पे अपनी कोई चीज़ बिछानी है, इस पे कोई चीज़ बिछानी है या कुछ इसका बिजाई वगैरह करनी है, कुछ भी करना है, खेत है ये मान लो कि वर्गाकार इसमें बिजाई करनी है, इसको जोतना है, तो उसके लिए अपने क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। फिलहाल अपने क्या करना है, इसके चारों ओर चक्कर लगाना है। चक्कर लगाना तो अपने क्या निकालेंगे, इसका परिमाप निकालेंगे। वर्ग का परिमाप क्या होता है अभी 4 इंटू भुजा, तो चलना कितना है उसने 4 इंटू 38 मीटर चलना पड़ेगा उसको। अब 4 इंटू 38 मीटर चलना पड़ेगा, उसकी चाल कितनी 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। देख रहे कितने समय में चलेगा, पहले तो ये मीटर में है वो घंटे में, तो किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा क्या करना है मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो क्या कर देंगे 5/18 का गुणा कर देंगे, 6 को 5/18 से गुणा कर लें ना, तो इसकी चाल आ गई। अब 4 इंटू 38 मीटर को क्या करना है, डिवाइड किससे करना है 6 इंटू 5/18, बटा वाला 18 इधर जाके क्या हो जाएगा गुणा में हो जाएगा ना। अब इसको हल कर लेंगे और इनका आप मल्टीप्लाई करके और उसमें क्या कर देना 5 का भाग लगा देना, जितना आंसर आएगा उतने उसको सेकंड का समय लग जाएगा कि इतने सेकंड उसको चक्कर लगाने में लग जाएंगे ना। तो इस तरीके से इसको आप देख लेना सवाल को। आगे एक त्रिभुज देखा आपको कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 30, 45 और 25 सेमी है। देखो कोई भी त्रिभुज है ABC, इसकी भुजाएं कितनी है 30 सेमी, 45 सेमी और 25 सेमी। अब इसकी कोई भी ना ही दो भुजाएं बराबर है, ना ही इसका कोई एंगल दे रखा है 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये कौन सा त्रिभुज है, विषम बाहु त्रिभुज है। विषम बाहु जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग माप की है। तो विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक सूत्र होता है √S - B और S - C। ये सूत्र अपने फॉलो करेंगे। और S यहाँ पे क्या होता है अर्ध परिमाप होता है, यानी कि इसका पूरा परिमाप निकाल के उसमें 2 का भाग देना है। 45 और 30 75 और 25 कितने 100 हो गए, तो 100 परिमाप है इसका, तो अर्ध परिमाप S की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा 50 S - A, 50 में से 30 जाएंगे तो 20 इंटू फिर S - B, 50 में से 25 जाएंगे तो 25 और 50 में से 45 जाएंगे तो 5 लिख दूँगा। अब क्या करो इन सारों में गुणा कर दो 50 और अभी मैं क्या करूँगा 25 × 5 125, 125 तो ना 250, 250 और एक ही 2500 ना, 2500 इंटू 50। अब 2500 का अंडरूट कितना आता है 50 आएगा, अंडरूट में 1/50 ये पटाइए, तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 50 √ 50 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको ये सूत्र क्षेत्रफल का याद कर लेना है। क्या होता है S - A, S - B, S - C, और यहाँ पे S क्या आएगा त्रिभुज का अर्ध परिमाप आएगा। देखो ये थे आपके कुछ प्रश्न जो 17 और 18 की शिफ्ट में आए थे RRC ग्रुप डी में, वो अपने हल कर लिए। इससे पीछे अपने 2-3 और चैप्टर पढ़े हैं, आप अनुपात समानुपात का वो टॉपिक देख जाना। प्लस जो भी सवाल इसमें आए थे उन सवालों से रिलेटेड आप सवाल और देखोगे
इस पे आपको एक वीडियो और प्रोवाइड करवा देंगे। जिनका पेपर अभी आरआरसी का होने वाला है उनके लिए एक स्पेशल वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे, जिसमें ये सवाल तो अपने कर लिए जो आए हुए हैं, और इनसे रिलेटेड सवाल कौन कौन से आ सकते हैं वो भी देखेंगे अपने। और इसके अलावा 20 तारीख को एक पेपर है इसका आरआरसी का, तो वो वीडियो आपको प्रोवाइड करवा देंगे 20 शाम तक या 21 तक, है ना। तो अपने आप उस वीडियो को भी देख लेना। जितने % आए हुए हैं अभी आ रहे हैं रेलवे में वो सारे आप करके जाना, ताकि आपको वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आए। उनके सूत्र वगैरह कौन से लग रहे हैं उनमें वो देख के जाना सारे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो को आप शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।